अथर्व ने कहा, तेरे जैसे एक को कुत्ते की तरह बांध के रखा है। ये सुन के उसे मिर्ची लग गई तो उसने एक लड़की को सांस लेना बंद करने का कह दिया और वो तड़प तड़प के मर गई। अथर्व ने कहा, अब मुझे जाना होगा, नहीं तो प्रताप भी ऐसे ही तड़प के मर जाएगा। फिर उसने रोका और प्रिंसिपल को बुलाया। उसने कहा, मुझे 2 स्कूल बस चाहिए ड्राइवर्स के साथ, हमें यहाँ से निकलना है और हमारी लोकेशन देखते रहना, पर पीछा करने की कोशिश मत करना। कल सुबह तक लड़कियों को छोड़ दूंगा। इसके बाद 2 स्कूल बस में लड़कियों को भरकर वो अथर्व के साथ निकल गया। रास्ते में एक लड़की उत्पात मचाते नजर आई तो उस विकृत आदमी ने बस रोक कर उसे बुलाया और साथ चलने कहा, लेकिन बहुत कहने के बाद भी वो बस में नहीं चढ़ी और वहाँ से भाग गई। फिर उसने कहा, चलो यहाँ से। रास्ते में उसने अथर्व से पूछा, मेरे बड़े भाई प्रताप तेरे चंगुल में कैसे फंस गए? उन्हें तो वशीकरण में महारत हासिल है, मैं भी उनके आगे कुछ नहीं हूँ। अथर्व ने कहा, थोड़ी देर में मिलके पूछ लेना। उसने बताया, मैं उन्हें काफी अरसे से ढूंढ रहा हूँ, उनके ठिकाने भी गया पर वहाँ न लड़कियां मिली न प्रताप भैया, तो मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन अथर्व को एक बात समझ नहीं आई कि वो लोग लड़कियों को अपने वश में करते ही क्यों। विकृत आदमी ने एक लड़की से चलती बस में से कूदने के लिए कहा और वो कूद गई। फिर उसने बताया, शास्त्रों में हमेशा कहा गया स्त्री शक्ति ही महान है, जिसे चाहे अपने इशारों पर नचा सकती है, जो कि गलत है। असल में पुरुष ही शक्ति है, जो चाहे कर सकता है, पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ है। अथर्व को उन राक्षसों का मोटिव समझ में आ गया था। फिर वे लोग घर पहुंच गए। वहाँ उस आदमी ने कहा, आधी लड़कियां मेरे साथ आओ और बाकी घर के चारों तरफ फैल जाओ और सुरक्षा करो। अथर्व उसे सीधे आर्या के कमरे में ले गया और कहा, पहले मेरी बेटी को ठीक करो। वो बोला, पहले प्रताप भाई से मिला, फिर तेरी बेटी को ठीक कर दूंगा। यहाँ उसने जब आर्या को देखा तो पूछा, ये तब से ऐसे ही मुस्कुरा रही है क्या? यही तो सीखना बाकी है भैया से। फिर अथर्व उसे प्रताप के कमरे में ले गया। प्रताप को इस तरह बंधा हुआ देखकर वो गुस्से से बोला, तू तो हमसे भी बड़ा राक्षस है, ये क्या किया इनके साथ? अथर्व ने कहा, जिंदा है वो, चल अब मेरी बेटी को ठीक कर। वो बोला, मुझे आदेश मत दे, मैं चाहूँ तो अभी इन लड़कियों को बोलकर तुझे खत्म करवा दूं और फिर भैया को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन मुझे तेरा एटीट्यूड पसंद आया, जा अपनी बेटी को लेकर आ, इस काम में भैया की मदद लगेगी। अथर्व तुरंत दौड़कर ऊपर गया और आर्या को उठा कर ले आया। अथर्व ने आर्या को सोफे पर बिठाया, फिर ऊपर से व्हील चेयर लेकर आया और उस पर बिठाया। विकृत आदमी ने पूछा, तुमने कोई उधार लिया था क्या प्रताप भाई से? अथर्व ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस उसने शक्कर खिलाई थी। उसने बताया, ऐसे तो मैंने भी इन्हें मंत्र वाला खाना खिलाया था, लेकिन इसका असर कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा, फिर ये आजाद हो जाएंगी। जैसे वो लड़की बस में बैठने के बजाय भाग गई थी, लेकिन आर्या 12 साल से वशीकरण में है, ये आश्चर्य की बात थी। उसने फिर कहा, याद करके बताओ, कुछ उधार लिया हो तुमने? तब अथर्व को याद आया कि प्रताप ने चाय पिलाई थी 10 रुपए की। उसने कहा, 10 रुपए दे दे उन्हें। अथर्व जल्दी से 10 रुपए लेकर आया, लेकिन वो बोला, मुझे नहीं, भैया को ही दे, उन्हें उठा पहले, जगा अच्छे से और फिर दे। तो अथर्व प्रताप को जगाने लगा। 2 लड़कियों ने उसकी मदद की प्रताप को बिठाने में। फिर अथर्व ने उसे जगाया और कहा, ये ले तेरे चाय के 10 रुपए। पर प्रताप वो पैसे लेना नहीं चाह रहा था। उसका भाई बोला, ले लो। अथर्व ने जबरदस्ती उसके हाथ में नोट रख दिया। उस आदमी ने कहा, बस हो गई तेरी बेटी आजाद, अब उसे पुकार तो आ जाएगी वशीकरण से बाहर। अथर्व ने वैसा ही किया, पर आर्या के चेहरे के भाव अभी भी वैसे के वैसे ही थे। अथर्व ने बहुत कोशिश की उसे वशीकरण से बाहर लाने की, 2-4 चांटे भी मारे पर सब बेकार। वो पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन फिर आर्या के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और पहली बार उसने अथर्व की तरफ देखा, मतलब वो जाग चुकी थी। वो अपनी ऐसी हालत पर बहुत रोई। इतने सालों में क्या कुछ नहीं खो दिया था उसने। पर जब उस राक्षस को सामने देखा जो इसकी वजह था, तो आर्या के अंदर क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। वो उस राक्षस को खत्म कर देना चाहती थी, पर अथर्व बाहर ले गया और संभालने की कोशिश करने लगा और प्रताप के भाई को चाबी दे दी। फिर उसने जब प्रताप के मुंह में बंधी चैन खुलवाई और कहा, हमें चलना है यहाँ से, लेकिन वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। इधर आर्या थोड़ी शांत हुई तो समझ आया कि वो बाहरी हो चुकी है, क्योंकि अथर्व ने ही उसके कानों में कैंची घुसेड़ दी थी। अंदर प्रताप ने जब बताया कि इस इंसान ने मेरी जीभ ही काट दी, ये पता चलते ही उसको गुस्सा आ गया और उसने बाहर जाकर अथर्व को मारना शुरू कर दिया। आर्या बचाने आई तो उसे भी फेंक दिया। अथर्व बोला, मैंने अपना बेटी को बचाने ये सब किया। उसने बताया, मुझे भाई से अभी बहुत से मंत्र सीखने थे, पर तूने उनकी जुबान ही काट दी। अब तेरी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। फिर वो आर्या को खींच कर ले जाने लगा तो अथर्व ने कहा, उसे छोड़ वरना तुझे मार दूंगा। वो बोला, क्या कर लेगा तू मेरा? तो अथर्व ने बताया, तूने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी, इसके बदले तुझे छोड़ रहा हूँ। लेकिन वो नहीं माना और आर्या की मुंडी पे लात धर दी। तब अथर्व ने पहले अपने कान बंद किए, फिर वो स्पीकर चालू कर दिए जो कि वो स्कूल जाने से पहले लाया था। आवाज इतनी तेज थी कि सभी के कान फटने लगे और तभी उसने मौके का फायदा उठाकर उस राक्षस का सर फोड़ दिया। फिर जब आंख खुली तो वो अथर्व के पैरों के नीचे था। अब उसके साथ भी वही होने वाला था जो 12 साल पहले उसके बड़े भाई के साथ हुआ था। ये त्रासदी यहीं खत्म हुई। पुलिस ने उन राक्षसों को फांसी की सजा दिलवाने का वादा किया, पर अथर्व को ये सजा बहुत कम लगी। उसने उन्हें अपने पास ही रखकर रोज तड़पाने का फैसला किया। इतना कष्ट सहने के बाद आर्या भी अब धीरे धीरे सामान्य जीवन की तरफ बढ़ने लगी। वहीं 2-2 राक्षसों को झेलने और इतना कुछ खो देने के बाद अब अथर्व के चेहरे पर सुकून का भाव था।